अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। लाहौर में नून लीग की क़यादत के खिलाफ बगावत के मुकदमे के बाद अब तक कन्फ्यूजन बरकरार है, क्योंकि हुकूमत इस मुकदमे से लाताल्लुकी का ऐलान कर रही है। तो फिर सवाल उठ रहा है कि कैसे एक SHO, एक आम शहरी जिसका अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसके कहने पर 2 साबिक वज़ीर आज़म, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, कई साबिक वज़रा और 3 साबिक लेफ्टिनेंट जनरल्स के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया। अब इस मुकदमे के हवाले से मज़ीद तफसीलात सामने आ रही हैं जो हैरान कुन है। खुद लाहौर पुलिस ने बताया है कि जिस शख्स की दरख्वास्त पर बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया है, उसका अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसके खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज हैं। लाहौर पुलिस के मुताबिक बदर रशीद पर इक़दाम कत्ल, नाजायज़ असलहा और कार सरकार में मुदाखलत के 3 मुकदमात लाहौर के 3 थानों में दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक बदर रशीद मुकदमात में गिरफ्तार भी हो चुका है। इसके अलावा यह दावा किया जा रहा है कि बदर रशीद का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है और वो तहरीक इंसाफ की लेबर विंग का जिम्मेदार है। इसके अलावा बदर रशीद की तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं के साथ तस्वीर भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, मगर तहरीक इंसाफ ने बदर रशीद से ऐलान लाताल्लुकी किया है। इसके अलावा बगावत के मुकदमे के हवाले से लाहौर पुलिस के तर्जुमान ने वजाहत की है कि नवाज शरीफ समेत लीगी क़यादत के खिलाफ दर्ज होने वाला मुकदमा रियासत या किसी रियासती इदारे की जानिब से नहीं, बल्कि यह मुकदमा एक शहरी बदर रशीद की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया। शहरी की दरख्वास्त पर कानूनी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कानून की जो दफात बनती थी उनके तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस तर्जुमान ने मजीद कहा कि इस मुकदमे के तमाम पहलुओं और कानूनी तकाजों को मद्देनजर रखते हुए मेरिट पर तफ्तीश की जा रही है। तफ्तीश के दौरान जिसके खिलाफ सबूत मिले तो सिर्फ उन्हीं अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी पुलिस तहकीकात कर रही है, तफ्तीश कर रही है, मगर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा कि मैं इस FIR के दर्ज करने के खिलाफ हूँ। इसकी तहकीक होनी चाहिए कि SHO ने क्यों मुकदमा दर्ज किया। मैं तो इस FIR के दर्ज करने के भी खिलाफ, मैं तो नहीं समझता कि किसी पे गद्दारी का कोई किसी किस्म का, बिल्कुल मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए। SHO ने मुकदमा जो है क्यों दर्ज किया, इसकी तहकीक होनी चाहिए। किसने दर्ज कराया, क्यों कराया, इसके पीछे मुहर्रकात क्या थे। वी प्रेजेंट अवरसेल्फ। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया था कि मुझे 100% यकीन है कि नवाज शरीफ के पीछे भारत है। देखिए, ये बड़ी डेंजरस गेम हो रही है। ये जो नवाज शरीफ खेल रहा है, ये बहुत एक ख़तरनाक पाकिस्तान की गेम के खिलाफ गेम खेल रहा है। यही अल्ताफ़ हुसैन ने खेली थी। इनके पीछे 100% मैं आपको वाज़े कहता हूँ कि इस तरह हिंदुस्तान इसकी पूरी मदद कर रहा है। इसमें बहुत संगीन मामला है, क्योंकि नून लीग की पूरी क़यादत के साथ साथ आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म पर भी बगावत का इल्ज़ाम लगा है और जिस शख्स ने इल्ज़ाम लगाया है वो खुद मशकूक है। इसके अलावा उसके खिलाफ केसेस हैं। इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद साहब। खुद लाहौर से ताल्लुक़ है, इसलिए इन मामलात के हवाले से मुझसे बात भी करेंगे। शफ़क़त महमूद साहब, बहुत शुक्रिया। आज काबीना का इजलास भी हुआ, हुकूमत फासला भी इख्तियार कर रही है। गवर्नर पंजाब कह रहे हैं कि तहकीक होनी चाहिए कि SHO ने FIR क्यों दर्ज की। पुलिस इसके अलावा FIR पर तफ्तीश करना शुरू हो गई है। अपोजिशन कह रही है कि जी अब इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएं, इस FIR पर कार्रवाई करें, हुकूमत खुद मुद्दई बन जाए। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जो मैं क्विकली आपकी खिदमत में पेश करता हूँ शाहजेब। एक तो ये है कि अगर ये शख्स जो है वो इतने मुकदमात में मुलव्वस है और उसका ये हिस्ट्री है और उसका बदमाश आदमी है या जो भी आपने अपने इंट्रो में कहा, तो क्या हुकूमत जो है वो ऐसे शख्स का इंतखाब करेगी इस किस्म का मुकदमा जो है वो दर्ज कराने के लिए। दूसरी बात ये, अकल नहीं मानती इन चीज़ों को। दूसरी बात ये है कि कोई ज़रा सा भी जो कानून को जानता है उसको पता है इस चीज़ का कि जो गद्दारी की FIR सेडिशन जिसे कहते हैं, वो सिर्फ हुकूमत जो है वो उसकी एमा पे दर्ज हो सकती है। तो अगर हुकूमत जो है वो FIR दर्ज करा रही है तो वो इतनी नाबल्द है और उसको इतना पता नहीं है कि जी वो उसके अपने इख्तियारात जो है उसके बारे में इल्म नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक चीज ये FIR का मतलब क्या होता है। FIR का मतलब ये होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कोई शहरी भी करा सकता है, लेकिन ये मुकदमा आगे नहीं चलेगा जब तक हुकूमत जो है इसकी पैरवी नहीं करे। आप समझते हैं कि ये कोई इतनी पंजाब गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ है कि वो एक ऐसे शख्स का इंतखाब करेगी? तो जरा जो चीज अकल को लगे उसी पे अमल करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये जो शख्स है बनाया हुआ है, मगर SHO ज़ाहिर FIR से पहले अपना माइंड अप्लाई कर सकता है कि 125A में लगा रहा हूँ, 2 साबिक वज़ीर आज़म, एक आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स। अब इस वक्त आप हुकूमत में हैं, अगर कोई वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ या फिर उस्मान बुज़दार के खिलाफ लाहौर के इस थाने में चला जाएगा तो ये SHO क्या मुकदमा दर्ज कर देगा जो इसने अपोजिशन के खिलाफ कर दिया है बगावत का?
देखें, ये हम जिस चीज को अगर कोई लीगली अगर आप इसको देखें ना, मुकदमा दर्ज करना, FIR इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन, यानी कि सबसे पहली इतला। अब एक SHO है, अगर उसने कोई बेवकूफ़ी की है, उसको चाहिए था कि जी ये दरखास्त जो आई थी किसी की तरफ से, उसको चाहिए था कि वो हुकूमत को रेफर करता कि जी ये शहरी और आप बताएं शाहजेब, आप इतनी देर से मीडिया में कितनी दफा लोग दरखास्तें देते हैं कि जी इसने बगावत कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। उसका एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर ये था कि SHO वो रिसीव करता है एप्लीकेशन और उसको वो होम डिपार्टमेंट को भेजता है कि जी एक दरखास्त आई है कि गद्दारी का, और उस पर हमें हिदायत दी जाए कि क्या करना है, क्योंकि हुकूमत ही मुद्दई बन सकती। तो इसलिए ये तो एक बिल्कुल ही अहमकाना बात है अपोजिशन की तरफ से कि जी हुकूमत हमने करानी होगी तो हम विभागीय दोहल कराएंगे, हम कोई छुप के नहीं कराएंगे। फिर चौधरी सरवर साहब कह रहे हैं कि इसके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए कि कैसे SHO ने मुकदमा दर्ज किया। पंजाब पुलिस के तर्जुमान कह रहे हैं कि इस मुकदमे के तमाम पहलुओं और कानूनी तकाजों को मद्देनजर रखते हुए मेरिट पर तफ्तीश की जा रही है। ये तफ्तीश फिर कैसे की जा रही है? तफ्तीश का मतलब ये है कि अगर उसकी जो दरखास्त पढ़ के, और अगर वो समझता है कि SHO के जी ये फ्रिवलस है तो उसको फेंक देगा। अगर वो समझता है कि इसके अंदर कोई वजन है तो वो गवर्नमेंट को रेफर करेगा, क्योंकि उसके पास इसको मजीद प्रोसीड करने का तो उसके पास अख्तियार ही कोई नहीं है। लेकिन मैं आप इनसे भी जरा पूछें कि जो हमारे खिलाफ दहशतगर्दी और कत्ल के मुकदमात इन्होंने बनवाए हुए हैं, वो उसके बारे में इनकी क्या राय है, क्योंकि इस वक्त तो बड़े मजलूम बन रहे हैं। जरा हम जो हर 2 हफ्ते के बाद अदालतों में पेश हो रहे हैं, उसके बारे में शायद खाकान अब्बासी साहब का क्या ख्याल है? मतलब इसलिए सवाल उठता है कि जो हुकूमत में होता है वो हुकूमती मशीनरी को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पर ये FIR हो गई है, और बदर रशीद को आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, सबकी तस्वीर, आप लाहौर से ही हैं, तो आप बता दीजिए आप जानते हैं या नहीं? मैं शाहजेब 2 दफा इलेक्शन लड़ा है लाहौर से, 2 दफा कामयाबी हुई है। ना मैंने इस शख्स का कभी नाम सुना है, ना मैं इसको जानता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको आज यहाँ बैठ के कह रहा हूँ कि अगर हमने कोई मुकदमा दर्ज कराना हुआ बहसीयत हुकूमत, तो हमें कोई जरूरत नहीं होगी कि हम कहें कि जी हमने नहीं कराया। हमें क्या खौफ है इनसे? हमें कोई खौफ नहीं है इनसे। ये क्या मगर शफकत मुसम्म आपको क्यों नहीं कराना चाहिए? क्योंकि वजीर आजम जब कन्विंस्ड है कि नवाज शरीफ के बयानिए के पीछे 100% भारत है, तो फिर आपको क्यों नहीं कराना चाहिए? शाहिद खान अब्बासी साहब तो कह रहे हैं आपको कराना चाहिए मुकदमा, मंतकी अंजाम तक पहुंचाइए इस बात को। सिर्फ ये बयानात की बात क्यों? वो तो सियासत कर रहे हैं शाहिद खान अब्बासी साहब। प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल सही कहते हैं। आप जरा हिंदुस्तान की मीडिया का बयानिया देखिए और जो नवाज शरीफ ने कहा उसका बयानिया देखिए। ये सरासर पाकिस्तान के खिलाफ जो एक मैं उसकी वजह बताता हूँ। अगर आप मुझे एक मिनट मगर अगर सिर्फ 1 मिनट सिर्फ माज़ा के साथ सिर्फ 1 मिनट कैसे एक है भारत का बयानिया? नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर है उसमें से मुझे कोई एक लाइन बताइए जो भारत के बयानिए के मुताबिक है। मैं अपनी समझ के लिए पूछ रहा हूँ। कोई एक लाइन। ये है कि भारत का बयानिया ये है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो मुल्क को चलाती है। पाकिस्तान की फौज जो है वो हर चीज को कंट्रोल करती है। पाकिस्तान की फौज जो है वो हकूक नहीं देने। ये बयानिया भारत का बयानिया, और यही बयानिया नवाज शरीफ का। वैसे ये बयानिया तो इमरान खान का भी माजी में रहा है। तो फिर इमरान खान भी माजी में भारत का बयानिया देते थे। ये बयानिया तो इमरान खान का भी रहा है माजी में। कभी भी ऐसा इमरान खान का बिल्कुल कभी ऐसा बयानिया नहीं रहा। ये मुझे आप जरा बताएं कि ये जिस किस्म की बातें नवाज शरीफ कर रहे हैं ये इमरान खान ने कभी नहीं की। आप तो भारतीय मीडिया का कह रहे हैं। मैं भारतीय मीडिया के भारत के अंदर बैठकर, भारत के टीवी पर बैठकर वजीर आजम कह चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ही इलेक्शन जितवाती है, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो कोई इलेक्शन जीत ही नहीं सकता। देखें, बात यह है कि एवोल्यूशन होती है। अगर पहले तो बात यह है कि मुझे आप जरा वो क्लिप सुनाइए जिसमें इमरान खान ने ये अल्फाज मैं आपको सुनवा देता हूँ। आपकी अदालत प्रोग्राम है, भारत का टीवी प्रोग्राम है, भारत के अंदर बैठे हुए वज़ीर आज़म इमरान खान। सर सियाको सबाक के साथ सुना रहा हूं। मतलब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जब खड़े हुए तो फिर उसके बाद वाइप आउट हो गए। ये कौन? अच्छा शाहजेब मुझे मौका भी तो दे ना बात करने का। बात यह है कि ये किस टाइम के पीरियड की बात हो रही है? उस वक्त की बात हो रही है जब मुशर्रफ जो था वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पे उन्होंने इस मुल्क पे कब्जा किया हुआ था। 1996 के इलेक्शन पे भी उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इलेक्शन जीता ही नहीं जा सकता। मेरे भाई वो बात कर रहे हैं मुशर्रफ पीरियड की। मुशर्रफ पीरियड में मुल्क के अंदर मार्शल लॉ था एक लिहाज से, जो उसको
कहते तो नहीं थे मार्शल लॉ, लेकिन मार्शल लॉ था उस वक्त। बिल्कुल हालात मुख्तलिफ थे। इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं वो एक मुख्तलिफ हालात की बात कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में अल्लाह ताला के फजल करम से आइन की हुकूमत है। इस वक्त हम 1,97,97,00,000 वोट लेके हम हुकूमत में हैं। ये नवाज शरीफ किस वक्त की बात कर रहे हैं? जिस वक्त मुशर्रफ का जमाना था उस वक्त तो भाग गए और जाके 10 साल जो है वो सऊदी अरब में बैठे रहे जाके। अभी हम तो इस मुल्क में वजीर आजम तो 3 साल मुशर्रफ के साथ खड़े हो गए थे और वो कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ इलेक्शन जीतना, और फिर उसके बाद में उनके बयानात हैं टेररिज्म के हवाले से। और भारत के अंदर बैठ के अगर ये बात नवाज शरीफ ने की होती तो फिर आप क्या आज जजमेंट देते नवाज शरीफ के बारे में? शाहजेब, आप तो जिरा कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि हालात एक मिलिट्री गवर्नमेंट के खिलाफ जो बात कर रहे थे इमरान खान, वो हालात और आज के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। इस वक्त पाकिस्तान में एक आईनी हुकूमत है, एक जमहूरी हुकूमत है, एक इलेक्टेड पार्टी है यहाँ पे, और नवाज शरीफ क्या कर रहा है? क्योंकि और जंग हो रही है, बच्चे हमारे शहीद हो रहे हैं, और नवाज शरीफ क्या कह रहा है? फौज को अटैक कर रहा है। तो क्या इस वक्त क्या मुल्क में कोई मार्शल लॉ कैसे अटैक कर रहे हैं? फौज की सियासत में मुदाखलत को अटैक कर रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे साथ भी था। आपके पास उनके पास क्या सबूत है? मैं आपको बताऊं, इलेक्शन की बात करते हैं। इलेक्शन का मैं आपको बताऊं कि 2013 में 127 के करीब चैलेंज किया गया इलेक्शन को। 2018 में 91 थी, जिसमें कोई 14 या 15 तो तहरीक इंसाफ की तरफ से चैलेंज थी। हमने 2013 में 4 हलकों को चैलेंज किया, चारों के चारों जो थे उसके अंदर रिगिंग नजर आई। इन्होंने कौन सा हल्के को चैलेंज किया? कहाँ रिगिंग नजर आई? अब बातें करनी तो बड़ी आसान है। आपको पता है कि इलेक्शन के 3 महीने के बाद एक सर्वे आया, 82% लोगों ने कहा कि बिल्कुल इलेक्शन फेयर हो। ये लूट मार करके और उसके बाद समझते थे कि अवाम इनको पनिश नहीं करेंगे। तो इस वक्त के हालात में अगर लूट मार का मामला है, बयानिया बनाने में क्या प्रॉब्लम है? तो शफकत साहब, अगर लूट मार ही का मामला है तो आपने का जो मौकफ रहा है कि जिनको करप्ट हैं, इनको हम एनआरओ नहीं देंगे, उसी बयानिए के साथ आप आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? बगावत, इसके अलावा भारत इनके पीछे है, इस बयानिए का सहारा लेने का जो पाकिस्तान में तारीखी तौर पर लिया गया सहारा, और तारीखी तौर पर गलत साबित हुए वो लोग जिन्होंने सहारा लिया। मायूस हो गए एनआरओ से। आपको पता है इन्होंने आखिरी कोशिश फैटफ के दौरान की, जब 34 इन्होंने अमेंडमेंट्स थी वो मूव की, और हमने कहा कि हम बिल्कुल अमेंडमेंट्स जो है नैब लॉ में ये 34 अमेंडमेंट्स नहीं करेंगे, क्योंकि आपका असल मतलब अपनी लूटी हुई दौलत को बचाना है। उससे मायूस होके इन्होंने क्या किया? लंदन में मे फेयर में बैठ के एक इनकलाब का ऐलान कर दिया। करो ना यहाँ आके इनकलाब, आओ आगे यहाँ के इनकलाब। वहां बैठ के खुद भी वहां, बच्चे भी वहां, और यहाँ गरीबों को बच्चों को कहते हैं कि जी लड़ो जाके। एक और जो आपका करप्शन का बयानिया है, उस हवाले से भी आज एक मौकफ आया। मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा कि जो बशीर मेमन है, साबिक DGFIA, उनके इंटरव्यू के बाद तो ये साबित हो गया कि नैब नियाजी गठजोड़ है, नैब को इस्तेमाल किया गया, क्योंकि DGFIA बशीर मेमन ने इस्तेमाल होने से इनकार कर दिया था। बशीर मेमन साहब ने क्या कहा, मैं जरा आपको सुनवाता हूं, उस पर मैं आपका जरूर कमेंट चाहूंगा। बशीर मेमन एकदम जो है बहुत बड़ा विटनेस हो गया, और इसलिए कि वो रिटायर्ड DGFIA ने बहरहाल सुना दें आपको मर्जी सुनाइए। मैं सुना देता हूँ। हाँ जी, सुनिए। बात यह है कि एक शख्स जिसको नौकरी से हटाया हो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, और जिसको फारग कर दिया हो, तो वो क्या हक में बातें करेगा? वो झूठ बोलेगा? वो दरोगोई करेगा? क्या वो जो बात कर रहा है वो सच है, और जो कोई और बात कर रहा है वो झूठ है? बाकी जमहूरियत है, जो भी शख्स है अपनी बातें करे, खुल के बात करे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्यों इनको हटाया था? ये मुझे जरा वजह भी बताइए, क्योंकि वो ये मुकदमा बना रहे हैं, क्योंकि मैंने कहना नहीं माना, बाद में वही काम नैब से कराया, इसलिए मुझे जिब्री पहले छुट्टी पर भेजा गया, उसके बाद मुझे 15 दिन पहले रिटायरमेंट से ओहदे से हटाया गया, जिसकी वजह से वो उन्होंने पहले ही मुस्ताफी हो गए, फिर उनकी पेंशन भी रोकी गई, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बहाल की। जो शख्स नाअहल हो और नालायक हो, और वो पता लग जाए कि नाअहल और नालायक का, तो उसको हटा दिया जाता है। तो इसको भी हटा दिया गया, क्योंकि ये नाअहल और नालायक था, और अब अपनी खिफत बचाने के लिए बातें कर रहे हैं। साहब, आपके इल्म में है जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी के खिलाफ मुकदमात में जो FIA की JIT थी, वो सारी तहकीकात इन्हीं की सरबराही में हुई है, इन्हीं ने की? नहीं, इन्होंने की है सरप्राइज। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो केसेस चले, अच्छा आपने एविडेंस दे दी कि वो बिल्कुल दुरुस्त केसेस हैं, हम तो समझते हैं दुरुस्त है, लेकिन आपने भी एविडेंस दे दी। तो ये उसमें कॉम्पिटेंस है। मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ये वहां पर अहल हैं, यहाँ पर ना अहल हैं।
शाहजेब वो एक JIT थी, JIT में सारे लोग थे, लेकिन ये नालायक और नाअहल आदमी है, इसको हटा दिया गया। सारी जिंदगी में इसने कुछ नहीं अचीव किया। तो अगर आके हम वो अपना टीवी में बैठ के इल्जाम लगा रहा है, ठीक है लगाए, कोई ऐसी बात नहीं है, जमहूरियत है, उसका हक है अगर वो लगाना चाहता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस किस्म की बातें, इस किस्म के बयानिए से फर्क नहीं पड़ता। मगर इसलिए कि पाकिस्तान के 1 करोड़ 67 लाख ने हमें वोट दिया है, हम किसी की मेहरबानी से नहीं आए। मगर एक सिविल सर्वेंट हम अपना टेन्योर इंशाल्लाह पूरा करेंगे। एक तो बशीर मेमन साहब अच्छी रेपुटेशन के ऑफिसर हैं, और एक सिविल सर्वेंट 22 ग्रेड और DGFIA से ऊपर कहां जा सकता है और क्या अचीव कर सकता है वो जो आपने जिंदगी में कुछ नहीं अचीव किया? मेरे भाई, मैंने बड़े बड़े देखे हैं लोग जो कि प्रमोट होते हैं ग्रेड 22 तक, लेकिन इंतहाई नालायक और नाअहल है। सो कई वाकयात होते हैं। सो इस तरफ ना ही जाइए तो बेहतर है। आपने बस वही मुकदमा बना दिया जो पीपल्स पार्टी इनके बारे में कहती है, यानी कि फिर इनकी जो JIT है जिसको आप लोग बार बार कोट करते हैं जरदारी साहब के खिलाफ, उस पर भी सवालिया निशान उठता है। JIT में और भी बहुत थे, मगर FIA के सरबराह ये थे, और एहसान सादिक साहब जो FIA की तरफ से इस JIT में थे, उनको इन्होंने गवाह बनाया है इस मुलाकात का जो वजीर आजम से हुई है। बहुत थे। चले और अगला मुकदमे का अगला पहलू बताइए। बस अब अगला पहलू यह है कि 90 की दिहाई में जितना भी एहतसाब हुआ वो एक कॉल के गिर्द घूमता है, वो है शहबाज शरीफ साहब की और जस्टिस क़य्यूम की कॉल। ये बातें तारीख में आपको लगता है कि जो बशीर मेमन कह रहे हैं और जो चेयरमैन नैब की मुबैना वीडियो है और उसके बाद इस तरह एहतसाब हुआ है, वो आपकी एहतसाब पर सवाल उठाएगा जैसे 90 की दिहाई में वो एक कॉल मुसलसल याद रखी जाती है? देखे ना, इसका फैसला आपने नहीं करना, मैंने नहीं करना, इसका फैसला तो अवाम ने करना है। क्योंकि जो एहतसाब का अमल है, हमें भी इस पर बहुत सारी शिकायतें हैं। हम समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा लूट मार की, और खैर नवाज शरीफ तो कन्विक्टेड आदमी है ना, वो तो कॉन्विक्ट है, उसको सजा भी, मरियम भी कॉन्विक्ट है, ये तो अदालत से सजा हो चुकी है इनको। लेकिन हम समझते हैं कि बहुत सारे और लोग हैं जिनको अगर मुकदमा सही तरीके से बनाया जाता और सही तरीके से परसू किया जाता तो फिर वो उनको हो जाता, जिसमें हमें भी शिकायत है। लेकिन इंशाल्लाह हम अपनी इस कौम के साथ, हमारा वादा है और हमने जो इलेक्शन लड़ा है वो इस बात पे लड़ा है कि हम कभी भी करप्शन को माफ नहीं करेंगे। और आखिर में सिर्फ ये कि इन्होंने ये कहा कि इनके खिलाफ मुकदमात ना करने पर नाराज थे वजीर आजम, और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो 87 अरब रुपए का हमने किया उस पर भी नाराज थे कि आपने के इलेक्ट्रिक को तबाह कर दिया है। मैंने वजीर आजम से कहा कि सुई सदन के पैसे देने के इलेक्ट्रिक को, उस पर भी वजीर आजम बहुत नाराज थे। नहीं, अब बशीर मेमन जैसे शख्स जिसकी ना कोई हैसियत, मैं उसके हर बात का जवाब देना जो है, वो तो मैंने आपको बताया डिस्ग्रंटल्ड आदमी है जिसको नौकरी से निकाल दिया गया था, इसलिए वो बातें करेगा। तो मैं अब क्या उसकी हर एक बात का जवाब दूं आपको। बहुत शुक्रिया शफकत मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर बात करें। वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक डॉक्टर शीरी मज़ारी की राय है कि बगावत का कानून एक कॉलोनियल लॉ है। शीरी मज़ारी ने गुज़िश्ता रोज़ ट्वीट करते हुए कहा कि जो मैंने फरवरी में कहा था उस पर कायम हूँ कि बगावत जैसे कानून की आज़ाद जमहूरी रियासत में कोई जगह नहीं, और जो बात शीरी मज़ारी कह रही हैं उसका एक तारीखी पस मंज़र है, और बगावत के कानून से मुताल्लिक उसका बराह रास्त ताल्लुक इस खित्ते पर बरतानिया के राज से है। 1837 में बरतानवी तारीखदान और सियासतदान थॉमस मैकोले ने इस कानून को ड्राफ्ट किया। बरतानिया ने इस कानून में कुछ तरामीम करके इसे आर्टिकल 124A के नाम से इंडियन पीनल कोड में मुतारिफ करवाया। इस कानून के मुताबिक कोई भी शख्स तहरीरी ज़बानी या अलामाती सूरत में हुकूमत के खिलाफ तौहीन, नापसंदीदगी या नफरत भड़काए, उसे जुर्माने के साथ 3 साल या उम्र कैद की भी सज़ा हो सकती है। इस कानून के बाद बड़े सगीर में अहम सियासतदानों और बरतानवी राज के खिलाफ लड़ने वालों पर मुकदमात बने। गांधी जो भारत के बानी हैं वो भी इस कानून के खिलाफ थे, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के बानी हैं वो भी इस कानून के खिलाफ थे। और इसमें सबसे अहम केस आज़ाद पसंद रहनुमा बाल गंगाधर तिलक का है, जिन पर 1897, 1909 और 1916 में यानी 3 दफ़ा बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ। 1807 में तिलक को बगावत के मुकदमे में 18 माह की सज़ा हुई। 1909 में फिर मुकदमा बना और एक बार फिर तिलक को 6 साल की सज़ा हुई। 1916 में तिलक पर एक बार फिर मुकदमा कायम हुआ और मोहम्मद अली जिन्ना तिलक के वकील बने और अपने दलाइल के साथ उनका दिफा किया। मामला यहाँ रुका नहीं। 1922 में बरतानवी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजों पर मोहनदास गांधी के खिलाफ बगावत का मुकदमा बनाया गया, जिसका ट्रायल भी हुआ। ट्रायल के दौरान जज ने गांधी से पूछा कि आप जुर्म को कबूल करते हैं, तो गांधी ने जवाब दिया, मैं इस जुर्म को कबूल करता हूँ। मुझे अपने तमाम इकदाम के नताइज से आगाह होना चाहिए था, मैं उनसे आगाह हूँ। मुझे पता था कि मैं आग से खेल रहा हूँ और अगर मुझे रिहा किया गया तो मैं ये दोबारा करूँगा। मैं अदम तशद्दुद पर यकीन रखता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे लोग कभी कभार आपे से बाहर हुए हैं,
मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैं अपने बयान में ये कहना चाहता हूँ कि जज साहिब, आप अपने ओहदे से इस्तीफा दें और ख़ुद को बुराई से बचाएं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जिस सिस्टम की मदद कर रहे हैं वो लोगों के लिए ठीक है तो फिर मुझे सख्त सज़ा दें। गांधी को बगावत के मुकदमे में 6 साल की सज़ा सुनाई गई। ये सब कुछ हुआ, फिर बरतानिया बरे सगीर से चला गया, पाकिस्तान और भारत आज़ाद हुए, मगर दोनों आज़ाद रियासतों में ये कवानीन किसी न किसी सूरत में बरकरार रहे और अब तक हैं। इस हकीकत के बावजूद कि दोनों ममालिक के बानी ऐसे मुकदमात के खिलाफ थे, मगर जब दोनों ममालिक में यह कवानीन मौजूद रहे, वहीं सबसे ज़्यादा बगावत और गद्दारी के इल्ज़ामात भी इन्हीं दो ममालिक में देखने में आए। पाकिस्तान बनने के बाद जहां अपोजिशन रहनुमाओं को गद्दारी के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा, तो वहीं कौम परस्त रहनुमाओं पर बगावत के मुकदमात बने। साबिक वज़ीर आज़म हुसैन सोहरवर्दी, कायद आज़म की बहन फातिमा जिन्ना खान, अब्दुल गफ्फार खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फैज़ अहमद फैज़, बेनज़ीर भुट्टो, इन सब पर गद्दारी के बगावत के इल्ज़ामात लगाए गए। जबकि कौम परस्त रहनुमाओं में वली खान और अताउल्लाह मेंगल समेत 51 लोगों पर रियासत के खिलाफ साजिश करने के मुकदमात बनाए गए। मगर मामला यहाँ रुका नहीं। यह सिलसिला भारत और पाकिस्तान दोनों में अब तक जारी है। जबकि बरतानिया में, जिसने बरे सगीर में यह कानून मुतारिफ कराया, उसने खुद अपने मुल्क से 2009 में इस कानून का खात्मा कर दिया और उस वक्त के पार्लिमानी सेक्रेटरी ने इस एक्ट के खात्मे के दौरान कहा कि ऐसे कवानीन उस गुजरे हुए दौर में बनाए गए थे जब आज़ादी इज़हार राय को उस हक के तौर पर नहीं देखा जाता था जैसे उसे आज देखा जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे कानून को ख़त्म करने से बरतानिया इस किस्म के कवानीन को दूसरे ममालिक ने ख़त्म कराने के लिए लीड ले सकता है, जहाँ आज़ादी इज़हार राय को दबाने के लिए ऐसे कवानीन को इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद बरतानिया अपने ही बनाए हुए कानून से पीछे हटा और इसे आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ करार दिया। मगर हमारे यहाँ यह कानून ना सिर्फ मौजूद है, बल्कि इस गलत कानून का गलत इस्तेमाल करके आए रोज़ किसी न किसी को मुल्क दुश्मन करार दिया जाता है। अब अपोजिशन के खिलाफ इस बगावत की FIR का क्या मुस्तकबिल है, इस पर ब्रेक के बाद आपको कानूनी राय बताएंगे। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद है। इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया। एक बगावत की FIR हो गई, हुकूमत कह रही है हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, SHO ने कार्ड दी, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म से लेकर साबिक वज़ीर आज़म के उसमें नाम है, साबिक जर्नलों के उसमें नाम है। कानून क्या कहता है? जी, मैं तो समझता हूँ कि FIR इसमें होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि हमारे जो भी पुलिस में जो FIR दर्ज करते हैं उनको कम से कम हमारे पाकिस्तान के आइन का भी इदराक होना चाहिए। और आइन में जो आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और उस पर इस तरीके से कदगन नहीं लगाई जा सकती कि आप ये जो सेक्शन 124A है पाकिस्तान पीनल कोड का, इसकी इस तरह की तशरीह कर दें जिससे कि आइन का आर्टिकल 19 जो है वो बेमकसद होकर रह जाए। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वरना ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि इस तरह का केस भी दर्ज होता। और साहब, अगर ये कानून बरतानिया में ख़त्म हो गया, पाकिस्तान में बहरहाल मौजूद है, तो इसके गलत इस्तेमाल को कैसे रोका जाए? लॉ में भी अमेंडमेंट्स आनी चाहिए, और ये जो 124A है पाकिस्तान पीनल कोड का, इसको तो वैसे ही ओमिट कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो इतनी वाइड है कि इसमें तो कुछ भी आ सकता है। और फिर वो कहते हैं कि अगर आपने कुछ लफ्ज़ बोल दिए हैं या अल्फाज लिख दिए हैं जिससे कि किसी के ख़िलाफ़ आप नफ़रत फैला रहे हैं या कंटेम्प्ट फैला रहे हैं या आप नाउमीदी लोगों को दिला रहे हैं या डिसअफेक्शन फैला रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेडिशन के ज़ुमरे में आ जाती हैं। तो इतनी ये इसकी जो लूज़ डेफिनेशन जिसमें कि कोई पैरामीटर्स ही नहीं है और एक बहुत इसका दायरा इन्होंने वसी कर दिया है, उसके तहत तो हर लफ्ज़ जो है मेरा, आपका, सबका, जहाँ पे हम किसी से एग्री नहीं करेंगे या किसी हुकूमती शख्स से या किसी हुकूमती अदारे से एग्री नहीं करेंगे तो फिर सब के ख़िलाफ़ सेडिशन के केसेस बन जाएंगे। तो ये तो मैं समझता हूँ वैसे ही जब से हमारा आर्टिकल 19 आ चुका है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का 73 से, तो ये तो वैसे ही प्रोविज़न मैं समझता हूँ कि एक्लिप्स हो चुका है और इसके केसेस बनने भी नहीं चाहिए। और मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई इसके केसेस बने होंगे बहुत ज़्यादा माजी में। सर, अगर हुकूमत इसकी पैरवी नहीं करती तो फिर इस FIR का मुस्तकबिल क्या है, कानूनी मुस्तकबिल क्या है? देखें, FIR का तो तरीका ये होता है, अगर FIR अगर गलत भी दर्ज हो जाए तो उसका एक प्रोसीजर है, वो कैंसलेशन के लिए वो जो रेलेवेंट मैजिस्ट्रेट है उसके पास जाता है और वो फिर एक लाल लकीर खींच के तो उस FIR को कैंसिल कर देते हैं। भरकैफ अगर FIR नहीं भी कैंसिल होती और FIR की वैसे ही कोई कानूनी हैसियत नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो FIRs हैं वो तो वैसे ही यानी कानून के धारे पे अगर आप इसको परखें तो इनको तो हम कहते हैं वॉइड एब इनिशियो इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये तो कोई इसकी कोई लीगल सैंक्टिटी या कोई लीगल वैल्यू, इसकी कोई लीगल हैसियत है ही नहीं।
बहुत शुक्रिया इरफान काजी साहब की राय आपने सुनी। एक और अहम खबर, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। अमेरिका में अगले माह सदारती इंतखाबात होंगे। कोरोना वायरस की वजह से ये इंतखाबी मुहिम बहुत दिलचस्प हो गई है, क्योंकि इंतखाबात से एक माह पहले अमेरिकी सदर खुद कोरोना वायरस का शिकार हो गए और उनकी मकबूलियत में भी वाज़ेह कमी आई है, क्योंकि जब से कोरोना वायरस सामने आया है अमेरिकी सदर ने उसे संजीदगी से नहीं लिया। गुज़िश्ता जुमे को उन्हें कोरोना वायरस हुआ, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया और गुज़िश्ता रोज़ वो अस्पताल से व्हाइट हाउस मुंतकिल हो गए। वो अस्पताल में रहे, वहाँ से ट्वीट्स करते रहे। 3 दिन अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहने के दौरान भी ट्रंप अपनी ट्वीट्स और वीडियो पैगामात के जरिए अपने सपोर्टर्स से राब्ते में रहे। लेकिन इस दौरान इप्सॉस और रॉयटर्स की जानिब से जारी किए गए सर्वे में मालूम हुआ कि कोरोना वायरस के बाद उनकी रेटिंग में नुमाया कमी आई है, जिसका फायदा आने वाले इंतखाबात में उनके हरीफ जोसेफ बाइडेन को हो सकता है। अस्पताल से व्हाइट हाउस मुंतकिल होने से पहले उन्होंने ट्वीट किया कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं, उसे अपनी जिंदगी पर हावी ना होने दें। मैं अपने आप को 20 साल पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। फेक न्यूज सिर्फ फेक पोल्स दिखा रहा है। उसके बाद एक और ट्वीट में उन्होंने अगले जुमेरात को होने वाली दूसरी सदारती बहस में भी शिरकत का ऐलान किया। अपनी बीमारी के दौरान उनका कोरोना वायरस को एक बार फिर गैर संजीदगी से लेने के बारे में तज्जियाकारों का कहना है कि उसका आने वाले इंतखाबात पर मनफी असर पड़ सकता है। ट्रंप जब अस्पताल में थे तो अस्पताल के बाहर जमा होने वाले हामियों के लिए बाहर निकले। उन पर तनकीद की गई कि उन्होंने अपने सिक्योरिटी स्टाफ को खतरे में डाल दिया। और फिर गुज़िश्ता रात जब अस्पताल से व्हाइट हाउस मुंतकिल हुए, वहां पहुंचते ही उन्होंने चेहरे से मास्क हटा दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप की रेटिंग में वाज़ेह कमी आई है और उनके हरीफ जो बाइडेन की रेटिंग में इजाफा सामने आया है। रॉयटर्स और इप्सॉस के हालिया सर्वे के मुताबिक 51% अमरीकी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन की हिमायत कर रहे हैं, जबकि ट्रंप की हिमायत 41% अमरीकी कर रहे हैं। जो बाइडेन की मकबूलियत में 10 पॉइंट का इजाफा हुआ है, जो कि सितंबर से लेकर अब तक जो बाइडेन की मकबूलियत में रिकॉर्ड इजाफा है। सर्वे के मुताबिक 57% अमरीकियों ने ट्रंप के कोरोना वायरस के हवाले से इकदामात को मुस्तरद किया, जबकि 65% अमरीकियों का मानना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस को संजीदगी से लेते तो वो खुद भी इस बीमारी से बच सकते थे। अमेरिका में कोरोना वायरस का पहला केस रिकॉर्ड होने से लेकर अब तक ट्रंप कोरोना वायरस को गैर संजीदगी से लेते आए हैं। यहाँ तक कि अब खुद 55% अमरीकी अवाम समझते हैं कि ट्रंप अपनी बीमारी के बारे में झूठ बोल रहे हैं, जबकि सिर्फ 34% अवाम को उनकी बात पर यकीन है। एक माह से भी कम रह गया है, दिलचस्प इलेक्शन होगा। अल्लाह।